Hello friends, welcome back to Learn Classes. Our team has bring a foundation building course for JEE and Olympiad. I am Jayesh Patil. I will cover foundation building mathematics. In this video, I will cover definition of geometric progression, then terms related to geometric progression, which are first term, summation till n term, and then tn term of geometric progression. Second is infinite GP, then sum of infinite terms of geometric infinite GP. Third is n geoms between A and B. Fourth is properties of GP, and then the problems related to geometric progression. In previously uploaded video, I have covered the topics related to arithmetic progression, so you can watch that video. Please do like, share and subscribe our channel. Let's start with the definition of geometric progression. Numbers are said to be in a geometric progression when the ratio of two consecutive numbers are constant throughout the series. It means let's take an example: 2, 4, 8, 16 and 32. According to definition, if ratio between any two consecutive numbers are constant throughout the series, let's take 4 and 2. So ratio of 4 and 2 is 2. Ratio of 16 and 8 is 2. Ratio of 32 and 16 is 2. इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन हमें ये बताती है, अगर कोई नंबर्स का सीरीज होता है और उसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो रेशियो है वो पूरे सीरीज के थ्रू आउट द सीरीज अगर कांस्टेंट होता है तो उसको हम जीपी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जीपी के जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फर्स्ट टर्म, जो तो आपको पता ही है, जो मैंने एपी में भी बताया था। जो नंबर सीरीज में पहला होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, हम उसको डिनोट करेंगे ए से। फिर आता है कांस्टेंट रेशियो, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो अगर कोई भी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, जो ए रहेगा वो फर्स्ट टर्म डिनोट करेगा और जो आर रहेगा वो कांस्टेंट रेशियो डिनोट करेगा। तो हम कोई भी अगर हमको टर्म देखना है कि इस प्रोग्रेशन का टीएन टर्म कौन सा है या एन टर्म कौन सा है, तो हम उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टीएन इज इक्वल टू आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म और r ए कॉमन रेशियो, तो कोई सा भी मतलब tn नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है a into r to the power n minus 1। वैसे ही Sn के लिए फॉर्मूला है a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 for r greater than 1, and in case if r is less than 1 then Sn is equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1। तो यहाँ पे हमारे पास tn का भी अभी फॉर्मूला है a into r to the power n minus 1, and Sn का भी आता है a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 for r greater than 1, and for r less than 1 it is a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। Next is infinite GP. Here GP is geometric progression. So infinite GP is a progression where common ratio is mod of common ratio is less than 1. Also I can write this as r is less than 1 and greater than minus 1। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसी सीरीज जहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट होने के बाद उनका जो रेशियो है वो -1 to 1 के बीच में वैरी होता है, तो उसको हम और वो सीक्वेंस के जो टोटल नंबर्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट जीपी। यहाँ पे जो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है उनका रेशियो भी कांस्टेंट है, जो रेशियो है वो 1/2 है, जो r के -1 और 1 के बीच में आता है, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो इसका अगर टीएन टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो सेम ही है a into r to the power n minus 1। और फिर इनफाइनाइट टर्म्स का जब हम समेशन लेंगे
यहाँ पे मैंने एस इंफिनिटी लिखा है, इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके जो सारे नंबर्स हैं उनका सम हमें एस इंफाइनाइट से क्या मतलब डिनोट करते हैं, और वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो इन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे नंबर्स की सम आ जाएगी a अपॉन 1 माइनस आर। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 16 टू द पावर 1 प्लस cos x प्लस cos square x अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू 256। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम ये पावर वाला सीरीज देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि जो cos x है उसकी वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में वेरी करती है। तो पहले हम उसका सम निकालेंगे, तो s इंफिनिटी क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो यहाँ पे 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस, और जो रेशियो है कांस्टेंट रेशियो वो हमारा cos x है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का रेशियो क्या आता है, cos x अपॉन 1 cos x। इन दोनों का रेशियो भी देख लेते हैं, cos स्क्वायर x बाय cos x क्या आ जाता है, cos x होता है, तो 1 माइनस cos ऑफ x। अभी क्या करेंगे, हमारे पास आ गया अभी 16 टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 256। तो जब हमने इस जीपी का समेशन ले लिया तो हमारे पास आता है 16 टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 256। हमें पता है 256 ये 16 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 16 टू द पावर 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 16 टू द पावर 2। तो अभी ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों के बेस तो सेम है, ठीक है, तो अभी हम 1 अपॉन 1 माइनस cos x को और 2 को इक्वेट कर देंगे। तो 1 अपॉन 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2, सो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos x, सो cos x इक्वल्स टू 1/2। तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन माइनस cos x को 2 से इक्वेट कर दिया, सो 1 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड आगे, जिसमें सो 2 माइनस 2 cos x, सो cos x में लिखा थी 1/2। हमें पता है cos ऑफ 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो एक सिंपल सा सवाल था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अभी हम उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थोड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद और एक अच्छे सवाल करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीपी, फर्स्ट पॉइंट इज इफ a1 a2 a3 up to a are in GP, then the geometric mean equals to under nth root of a1 into a2 into a3 up to a। अगर a1 a2 a3 up to a ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो पूरे प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, nth root of a1 into a2 into a3 up to a। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज एक जीपी है 2 4 8 16, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इसके ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ रूट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके 2 into 4 into 8 into 16। तो अभी ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जीएम क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 into 4 into 8 into 16, तो वो आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 8 into 4 32, 16 into 32 2 to the power 5 2 into 2 to the power 5, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 to the power 10/4। तो ये जो सीरीज है 2 4 8 16, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 2 to the power 10/14। देखो यहाँ पे तो मैंने रफली एग्जांपल है, इसका आंसर उतना ये नहीं आ रहा है, मतलब जो होता है ना इंटीजर टाइप नहीं, आंसर तो सही पर इंटीजर नहीं है। जो तुमको क्वेश्चन है कि उन्हें थोड़ा सिंपल होगा तो इंटीजर ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
Second point is GM of geometric mean of terms a and b is equals to under root of ab. तो अगर कोई भी दो नंबर्स है जैसे 4 and 16 है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 4 into 16 मतलब 16 into 4 कितना होता है 64 तो अंडर रूट ऑफ 64 इज 8 तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16 आ जाएगा 8. थर्ड पॉइंट इज इफ a b and c are in GP then b equals to under root of ab. तो ये प्रॉपर्टी में दो चीजें पता चलती है. सबसे पहली बात अगर a b and c ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो a और c का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो b होता है जो मिडिल टर्म होती है और b की तो अगर ज्योमेट्रिक मीन अगर b है तो हम उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट के हिसाब से b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a into c होना चाहिए. तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा b और उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a into c. नेक्स्ट पॉइंट इज n gems between a and b. हमने ab में भी देखा था कि n gems हम a और b में कैसे इंसर्ट करते हैं. अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो जिसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बनाया है और उसमें मैंने n gems between a और b कैसे इंसर्ट करते हो बताया है. इसमें हम देखेंगे n gems between a and b कैसे इंसर्ट करते हैं. तो अगर n gems इंसर्ट करने तो प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होगा वो तो a होगा और लास्ट टर्म होगा b. तो हमको इन दोनों के बीच में n टर्म्स को इंसर्ट करना है सो दैट ये जो a टू b का जो प्रोग्रेशन होगा वो GP में होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम a तो हमारा फर्स्ट टर्म है जो b है वो होगा हमारा t n+2 टर्म. मतलब क्या हम यहाँ पे n टर्म इंसर्ट कर देंगे फिर एक वन टर्म है तो b का जो नंबर है मतलब वो क्या आ जाएगा n+2 आ जाएगा. सो t of n+2 क्या होता है a to the power r upon n+2 minus 1. हमने tn टर्म का फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था a to the power r a into r to the power n minus 1 होता है. तो हमारे यहाँ पे n क्या है n+2 है तो tn+2 क्या हो जाएगा a into r to the power n+2 minus 1. सो हम b को लिख देंगे a into r to the power n+1 और फिर हमको a तो पता ही है. तो अभी जो हमारा a तो यहाँ से हमको r क्या मिल जाएगा ये a को हम डिवाइड कर देंगे b से तो b को डिवाइड कर देंगे a से तो b अपॉन ये आ जाएगा r to the power n+1. फिर हम क्या करेंगे दोनों तरफ n+1 रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 अपॉन n+1 रूट ऑफ b अपॉन a इक्वल्स टू r. तो अगर हमको n gems इंसर्ट करने हैं a और b के बीच में तो हम क्या करेंगे जो उसके लिए जो कॉमन रेशियो यूज करेंगे वो ये करेंगे n+1 रूट ऑफ b अपॉन a. तो जो हमारा पहला आ जाएगा इसको मैं क्या करता हूँ n1 कर देता हूँ सॉरी a1 कर देता हूँ. तो a1 हमारा पहला gm है तो a1 आ जाएगा तुम्हारा a1 आ जाएगा a into r और r की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे ये वाली n+1 रूट ऑफ b अपॉन a. a2 जो हमारा सेकंड gm होगा वो होगा a into r स्क्वायर. तो अभी हम क्या करेंगे r की वैल्यू के n+1 रूट ऑफ b अपॉन a सो ऑन ऐसे करते जाएंगे. तो हमको कोई भी अगर पूछता है कि n gm कौन सा है तो हम क्या करेंगे a into r to the power n कर देंगे तो हमको o वाला gm मिल जाएगा. तो इस तरह से हम कोई सा भी gm निकाल सकते हैं या फिर a और b के बीच में हम gm इंसर्ट कर सकते हैं. Next point is for any two positive numbers arithmetic mean is always greater than its geometric mean. तो ये पॉइंट ऐसा बताता है अगर हमारे पास दो नंबर है a और b तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है तो उनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा ही रहता है. इक्वालिटी कब आती है जब a की वैल्यू b के बराबर होती है मतलब a equals to b. if a equals to b then arithmetic mean is equals to geometric mean. तो हम देख लेते हैं एक बार b की वैल्यू अगर हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 2a/2 which is a and here we will
put the value of b which is equals to a, so under root of a square equals to a। तो हमारा अरिथमेटिक मीन भी ए आ जाता है और ज्योमेट्रिक मीन भी ए आ जाता है। तो इक्वालिटी साइन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों नंबर की वैल्यू वो सेम होती है। लेट्स सी द एग्जांपल 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 4 into 1 plus 1 by 16 into 1 plus 1.256 up to infinite। So in this example we have given the equation, so we have to find the value of this equation। तो हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, हमको इस टर्म का वैल्यू निकालना है। तो टर्म क्या है 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 4 into 1 plus 1 by 16 into 1 plus 1 by 256 up to infinite। तो तुम क्या करो, इस क्वेश्चन को 5 to 7 मिनट्स का टाइम डिवोट करो, तब तक वीडियो पॉज कर लो, फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन देख लो। तो मैं सॉल्यूशन बता दूं, लेट्स टेक p इक्वल्स टू 1 upon 1 plus 2 into 1 upon 1 plus 4 into 1 upon 1 plus 16 to 1 upon 1 plus 256 up to infinite। Now multiply and divide both side by 1 minus 1 by 2। When we multiply both side by 1 minus 1 by 2, then in left hand side we get 1 by 2 into b, and in right hand side when I multiply this term with this term, so 1 minus 1 by 2 into 1 plus 1 by 2 which will be equals to 1 minus 1 by 4, 1 plus 1 by 4, 1 plus 1 by 16 and so on। Now I will multiply 1 minus 1 by 4 with 1 plus 1 by 4, so I get 1 minus 1 by 16। Now I will multiply this 1 minus 1 by 16 with 1 plus 1 by 16, so then I will get 1 upon 1 minus 256। Now I will multiply this with this, so this process continues till infinite। So at last the last term we get is 1 minus 1 upon 2 to the power n, where n tends to infinite। तो जब हम ऐसे, तो मैंने पहले क्या किया, 1 minus 1 by 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो p तो आ जाएगा 1 by 2 into p। जो राइट हैंड साइड में जो पहला 1 minus 1 by 2 उसको जो पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 minus 1 by 4। सो 1 minus 1 by 4 को हम 1 plus 1 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 minus 1 by 16। अब हम क्या करेंगे 1 minus 1 by 16 को 1 plus 1 upon 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा प्रोसेस है इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो लास्ट में हमको सिर्फ जो टर्म बचेगा वो होगा 1 minus 1 upon 2 to the power n, और n जो है वो इनफाइनाइट है, वो तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट टर्म से, इसलिए इनफाइनाइट होगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर p by 2 will be equals to 1 minus 1 by 2 to the power n। तो हमको पता है 1 upon 2 to the power n, तो अगर n इनफाइनाइट जाता है तो 2 to the power n भी कोई इनफाइनाइट जाएगा, तो 1 by इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है। तो ये जो टर्म है इसका वैल्यू तो तुम्हारा 0 हो गया, तो बचता है सिर्फ 1। सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, तो यहाँ पे p by 2 will be equals to 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर तुमको कोई भी डाउट होता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरा फेसबुक पेज है नियॉन क्लास करके, वहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर देना, मैं तुमको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। कोई भी दिक्कत रहती क्वेश्चन में नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी में, पॉइंट में या थ्योरी में, जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं उसका जो सॉल्यूशन है या जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द p q and r term of gp are a b and c respectively, prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power q minus p minus 2 equals to 1। Now let's consider first term, that is a x and common ratio r equals to y। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पहला टर्म इसको x कंसीडर किया और कॉमन रेशियो y किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a तो कंफ्यूजन था इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को x कंसीडर किया है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, ये तो हमारा pth टर्म है, तो फिर a हो जाएगा
x into y to the power p minus 1। तो जब हमारा a क्विक टर्म होता है तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, x into y to the power p minus 1 उस पर लिख देंगे। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, जो क्यूब टर्म है हो जाएगा x into y to the power q minus 1। सेम फॉर c, तो r टर्म equals to x into y to the power r minus 1। तो अब हम क्या करेंगे, जो a b और c की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या थी, x into y to the power p minus 1 to the power q minus r into b था हमारा x into y to the power q minus 1 into r minus to the power r minus b into c की वैल्यू थी हमारी x into y to the power कितना था, c r कम था तो r minus 1 और to the power p minus q। So we will simplify the above equation। So let's simplify। So जो ये x into y to the power p minus 1 whole bracket to the power q minus r है, तो ये दोनों जब अंदर आएगा तो ये दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो हमने इंडेक्स में भी देखा है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x into x to the power q minus r। तो मैं क्या करता हूँ, सारे x एक साइड में लिख लेता हूँ और y एक साइड में लिख लेता हूँ। तो यहाँ से x to the power q minus r आ गया, यहाँ से आ जाएगा x to the power r minus b, यहाँ से आ जाएगा x to the power p minus q into, अब हम y के लिए लिख देंगे, y के लिए क्या आ जाएगा, p minus 1 into q minus r into, इस y के लिए लिखेंगे y into q minus 1 into r minus p। अभी क्या करेंगे, इस y के लिए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा y into r to the power सॉरी r minus 1 into p minus q हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन है और x को मैं ऐसे लिख देता हूँ x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में देखा है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर नंबर सेम होते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं उनका एडिशन हो जाता है, तो ये सब की पावर्स हम ऐड कर देंगे। सो ए क्यूब माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, तो ये क्यू से ए क्यू चला जाएगा, ये आर से आर चला जाएगा, पी माइनस पी जीरो, तो एक्स टू दी पावर जीरो हो गया, एक्स की तो पावर जीरो आ गई। फिर वाई के लिए देखेंगे, तो y के लिए मैं नीचे एक बार सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर कितना आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। फिर क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस, अब इस y वाले का लिख देता हूँ, तो पी आर माइनस आर क्यू प्लस पी सॉरी माइनस 3 प्लस क्यू। तो भी ये पी क्यू से और पी क्यू, ये पी क्यू कट जाएगा, फिर ये पी आर से ये पी आर कट जाएगा, ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा और क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा। तो सारे टर्म्स कट गए, तो y की पावर कितनी आ गई, जीरो। तो x टू दी पावर जीरो क्या होता है, 1, y टू दी पावर जीरो भी क्या होता है, 1। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Hence we proved the what we have given, that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q equals to 1। कोई भी डाउट होता है मुझे पूछ लो कमेंट सेक्शन में, आपको उसका सॉल्यूशन और फिर वो डाउट क्लियर कर दूंगा। So let's take another example। We have to find the value of 0.3 by 0.5 plus 0.33 by 0.55 plus 0.333 by 0.555 up to 15 terms। तो अगर तुमने पीछे ओलंपियाड्स के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन या फिर कभी खोल के देखे होंगे तो तुमको इस तरह के सवाल तो उसमें मिल ही जाते हैं, तो ये देखने से डर लगता है, पर एकदम सिंपल है इसका सॉल्यूशन। 2 मिनट तुम इसके ऊपर सोचना, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल कॉमन आउट 3 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 5 फ्रॉम डिनोमिनेटर।
So 3/5 into 0.1/0.1 plus 0.11 by 0.11 plus 0.111 by 0.111 up to 15 टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0.3/0.5 था तो मेरे को 3 तो सभी टर्म्स में दिख रहा है, तो मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया और इसमें से 5 को कॉमन निकाल लिया, तो 3/5 आ जाएगा। और फिर 0.1 upon 0.1 plus 0.11 upon 0.11 plus 0.111 upon 0.111। तो अभी ये तो कट भी जाएंगे ना सब, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा ये 3/5 into 1 plus 1 plus up to 15 टर्म्स। तो फिर अब तो क्या सिंपल ही है, 3/5 आ गया और 111 ये 15 टर्म्स है, मतलब ये 1 भी तो 15 ही होंगे, ठीक है। तो 3/5 into 15 आ जाएगा। सो 5 3 जा 15, सो 3 into 3 9। तो जो हमको दिया था 0.3/0.5 प्लस 0.33/0.5 अप टू 15 टर्म्स, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 9। तो उसकी तरह का एक और एग्जांपल अभी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 plus 55 plus 555 अप टू n टर्म्स। तो इसका अप्रोच भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो जिसको पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आएगा पहले इसको ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना। सो अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट आई विल टेक 5 कॉमन फ्रॉम ऑल दिस टर्म्स। सो 5 into 1 plus 11 plus 111 up to n terms. Now I will multiply and divide numerator and denominator by 9. So 5 by 9 into 9 plus 99 plus 999 up to n. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमको 5 plus 55 plus 955 था अप टू n टर्म, तो उसमें से मैंने 5 को कॉमन ले लिया या फिर इन सबको 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 बाहर आ गया, फिर अंदर क्या होगा 1 plus 11 plus 111 अप टू n टर्म। फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ क्या आएगा 5/9 into 9 plus 99 plus 999। तो अभी so I can write 9 as 10 minus 1, 99 can be written as 10 square minus 1, मतलब 100 minus 1, 999 I can write it as 10 to the power 3 minus 1 up to n terms। तो मैंने इसमें क्या किया, 9 को क्या लिख दिया 10 minus 1 लिख दिया, 99 क्या होता है 100 minus 1 that is 10 square minus 1 प्लस 999 को क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3 minus 1। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि अब जो -1 है वो हमको n टाइम्स मिल जाएगा, तो ठीक है उसको भी लिख देंगे हम -n। तो ये जो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 to the power n तक जाएगा, तो ये एक जीपी हो गया जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है और जो कॉमन रेशियो है वो भी 10 है। तो हम जीपी का सम कैसे लिखते हैं a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 ऐसा लिखते हैं। तो इसमें a क्या है 10 है, r भी 10 ही है, 10 to the power n minus 1 upon 10 minus 1 9। तो ये जो है 10 plus 10 square plus 10 cube up to n तक, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा 10 into 10 to the power minus 10 to the power n minus 1 upon 9। So I can write that sum as 10 into 10 to the power n minus 1 upon 9 into n or n 5 into n। So I will cross multiply these both terms। So 5/9 into 10 into 10 to the power n minus 1 minus 9n upon 9 then 5/81 into 10 to the power n plus 1, क्योंकि 10 into 10 to the power n 10 to the power n plus 1
माइनस, तो ये 9 पहले लिख देता हूँ, -9 -10, तो जो हमको दिया था 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स, तो उनका जो सम है वो हमको मिल गया 5/18 × 10⁻n + 1 -9 n -10। तो अभी तुमको क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, n का वैल्यू दी जाता है, जैसे अप टू 5 फाइंड करो, अप टू 10 फाइंड करो, तो यहाँ पे सिर्फ n का वैल्यू पुट करना, तो उससे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको वहाँ पे उसका वो डाउट आपका सॉल्व करूँगा। Let's see the properties of GP. First is, if every term of GP is multiplied or divided by fixed term, then the resulting sequence is also GP, R is same. तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर कोई भी GP होती है उसको हर एक टर्म को अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी GP होगा, उसमें R भी कांस्टेंट होता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लेट्स से मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 8 16। तो भी मैं क्या करता हूँ, इसके हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 6 12 24 एंड 48। अभी रिजल्टेंट सीक्वेंस हो गया। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जीपी है कि नहीं। तो जीपी का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो 12/6 कितना है, 2 है, 24/12 2, 48/24 2। तो ये तो कंफर्म हो गया, जीपी तो है। और क्या लिखा है, आर इज सेम। तो हमने देखा इसमें भी आर 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, मतलब जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम ही होता है। अगली प्रॉपर्टी ये है, इफ पावर ऑफ एवरी टर्म इज रेज्ड बाय अ फिक्स्ड टर्म देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। और यहाँ पे जो आर होता है वो आर क्या हो जाता है, जिस पावर से हमने हर एक टर्म को बढ़ाया है उतना ही पावर से हमारा आर भी बढ़ जाता है। तो उसका भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। अगेन वही हम एग्जांपल लेंगे, 2 4 8 एंड 16। तो भी मैं क्या करता हूँ, 2 से पावर बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, 8 स्क्वायर 64 एंड 16 का स्क्वायर 256। तो अभी मैं पहले कंफर्म मतलब वेरीफाई करूंगा कि जीपी है कि नहीं। तो 16/4 4 आता है, 64/16 4, और 256/64 भी अगर हम कर लेते हो तो 4 ही आता है। तो यहाँ से एक तो कंफर्म हो गया कि जीपी है। पहले में जो कॉमन रेशियो था वो 2 का था, यहाँ पे भी 2, अभी क्या हो गया 4 हो गया। तो मतलब जो कॉमन रेशियो है वो कितनी पावर से बढ़ गया, 2 की पावर से बढ़ गया। मतलब हमने हर एक टर्म को 2 की पावर से बढ़ाया, इसलिए जो हमारा कॉमन रेशियो था वो भी 2 की पावर से बढ़ गया। एक और प्रॉपर्टी है जो 3 नंबर करके आप लिख सकते हो, वो है कि अगर कोई भी जीपी मतलब सीक्वेंस होती है, उसके हर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं 2 4 8 6, तो हर एक नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 1/2 1/4 1/8 और 1/16। तो रेसिप्रोकल लिखने के बाद भी जो टर्म्स आते हैं, जो सीक्वेंस आती है वो भी जीपी में होती है। चलो वो भी करके देख लेते हैं, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1/4 और 1/2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4 / 1/2, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/2। 1/2 और 1/4 का भी रेशियो 1/2 ही आता है। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये जीपी है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी थी ये, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, A, B and C are in GP if A is the first term and C is the common ratio, then B equals to। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो 3 टर्म्स है A, B और C ये जीपी में है। और यहाँ पे जो दिया है A फर्स्ट टर्म, ये तो समझ में आ जाता है, पर यहाँ पे एक चीज क्या दी है, जो C है वही कॉमन रेशियो है। मतलब ये जीपी का जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉमन रेशियो की भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको पता है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कॉमन रेशियो होता है। तो r क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा। r की वैल्यू तो हमें पता है c, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा b/a। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गया। सेम अप्लाई करेंगे हम c और b के लिए। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू c/b। ये दूसरा इक्वेशन। हमको पता है जो r की वैल्यू है वो c दे के रखी है, तो r की वैल्यू सीधा इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो c इक्वल्स टू c/b।
सी और सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू आता है 1। So guys, I hope you have understood the topics which I covered in this lecture. So please do like, share and subscribe our YouTube channel Neon Classes. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा न्यून क्लास करके एक फेसबुक भी पेज है, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं, सीधा डीएम कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन वहाँ पे दूंगा, आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज पे असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, फिर 2-3 बार उसका सोल्यूशन भी अपलोड करता हूँ, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा, फिर आप वो सोल्यूशन कंपेयर करके चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज और न्यून क्लास हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।